सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और यहाँ पे चेन पिंग ने लियांग से सवाल किया था कि एक बात बताओ, तुम वो इंसान तो नहीं हो ना, वही वे जिन जिसे की मास्टर रुआन ने स्नो टेम्पल से बुलाया था। यहाँ पे उसकी बात सुनकर जो लियांग है वो हंसने लगता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं वो इंसान कैसे हो सकता हूँ, वो तो एक नंबर का बेवड़ा है, जब देखो तब बस नशे में धुत रहता है और तुम्हें लगता है कि मैं उसके जैसा हो सकता हूँ। और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल गया, असल में उसे तलवारबाजी थोड़ी बहुत मैंने ही सिखाई थी। और अगर ये जो तुम मेरे हाथ में ये वाटर बॉटल देख रहे हो तुम्हें लग रहा है कि ये उसका है और मेरे पास कैसे आया, तो वो मैं बता देता हूँ कि मैंने उसे तलवारबाजी सिखाई तो उसने खुश होकर इस कंटेनर के साथ साथ उस गधे को भी उसने मुझे दे दिया। और चिंता मत करो, इस गधे को मैं उसे वापस कर दूंगा, फिलहाल वो सर्कुलेशन में है और जैसे ही वो वापस आएगा मैं इसे ये सब कुछ लौटा दूंगा। अब ये कहते साथ ही वो चेन पिंग को वो साके की बोतल देता है, लेकिन चेन पिंग मना कर देता है और कहने लगता है कि मेरे ख्याल से कल्टीवेटर को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शराब और इन सब से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पे उसकी बात सुन के लियांग को जी शेंग की याद आती है, पर तभी चेन पिंग उससे कहने लगता है कि न जाने क्यों मुझे ये सफर में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इस मिशन में कभी भी कामयाब नहीं होऊंगा। एक अजीब सी इनसिक्योरिटी मेरे अंदर मुझे फील होती है। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर जो लियांग है वो उसे काम करता है और कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, असल में तुम्हारा ये जो दिमाग है ना ये हमेशा एक्टिव रहता है, तुम कभी भी फ्री टाइम में आराम नहीं करते, तुम अगर खाली वक्त में होते हो तो कुछ ना कुछ करते रहते हो, फिर चाहे वो मेरे गधे को खाना खिलाना हो या फिर अपनी तलवार को धार लगाना, तुम कुछ ना कुछ करते रहते हो। तुम्हारी वजह से आज यहाँ पर सभी लोग सुकून से सो पा रहे हैं, हमारा सफर अगले दिन और ज्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि रात भर तुम पूरे सड़क को चेक करके आते हो, तुम यहाँ पे सभी के खाने का इंतजाम भी करते हो। एक बात बताऊं, तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो शायद मैं या तो इन्हें भूखे पेट मरने छोड़ देता या फिर मैं खुद ही पागल होके यहाँ से चला जाता। तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हो, तुम्हें बस थोड़ी आराम की जरूरत है। इसी के साथ हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे जैसे ही बाओ पिंग की आंखें खुलती है तो वो यहाँ कहीं पे भी चेन पिंग को ना पाकर काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन तभी उसकी नजर सामने मौजूद उस नई बैम्बू बास्केट पे जाती है जिसे पाकर वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तभी उसे चेन पिंग का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ हम चेन पिंग को देखते हैं जहाँ पर वो मॉर्निंग प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसके सामने बाओ पिंग आ जाती है और आते साथ ही वो यहाँ पे चेन पिंग को बहुत ही उदासी भरे चेहरे से देख रही थी और अगले ही पल दौड़ते हुए जाकर उसे हक कर लेती है। यहाँ पे ये देखकर चेन पिंग भी परेशान था कि आखिर वो न्यू बास्केट को देखकर खुश क्यों नहीं, पर तभी बाओ पिंग रोते हुए कहने लगती है कि जूनियर मास्टर अंकल प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया। यहाँ पे उसे इमोशनल होता हुआ देखकर वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें ये बास्केट पसंद नहीं आया तो तुम मुझे बता सकती हो, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है। जिस पर वो स्माइल करती है और कहती है कि आप कितने बड़े वाले बुद्ध हो, आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद वो उस बास्केट को पकड़ती है और जोर से हक करती हुई कहती है कि मैं इसका ख्याल हमेशा रखूंगी, मैं इसे कभी भी एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। जिस सुनकर चेन पिंग भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। अब यहाँ पे ये लोग आगे रवाना होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो कि इन दोनों की बातें सुनकर स्माइल करता है और मन में कहता है कि चेन पिंग तुम लड़के बड़े कमाल के हो, तुम्हारे जैसा इंसान कहीं नहीं देखा मैंने जो कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढता है। तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए इतना प्यार आता कहाँ से है। अब यहाँ पे इसी सवाल के साथ ये लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि चलते चलते ये लोग कीदन माउंटेन के करीब पहुंच जाते हैं और यहाँ पे आते साथ ही बेचारा शिव वो तो बिल्कुल अपनी दम ही तोड़ देता है, ऐसे गिरते पड़ते नाटक करने लगा कि भाई दुनिया का बोझ तो इसी ने उठा रखा है। यहाँ पे बेचारा भूख से भी तड़प रहा था। तो यहाँ पे चेन पिंग कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम सभी के लिए अभी थोड़ी देर में खाना बना दूंगा और फिलहाल हम यहीं पे रुकेंगे। इसी दौरान हम मास्टर जू को देखते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ मिस्टीरियस सा फील होता है। वो सामने मौजूद फॉग को देखकर कहने लगते हैं कि हालांकि मैं मार्शल आर्ट के 5वें रियलम में हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी मिस्टीरियस सी चीज का सामना नहीं किया और ना ही मेरे स्मॉल टाउन को छोड़ के कभी गया हूँ। मुझे भी नहीं पता कि अगर हमारा सामना किसी अनजान खतरे से हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। कहते हुए वो अपने पास एक बुक को निकालता है जिसमें एक माउंटेन गॉड का तलिस्मान था और वो कहने लगता है कि इसकी मदद से मैं माउंटेन गॉड्स की पावर को समन करके किसी भी दुश्मन को कुछ देर के लिए होल्ड कर सकता हूँ और मुझे हर खतरे के लिए यहाँ पे तैयार रहना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर
डॉक्टर लियांग है वो भी उसे नोटिस करता है और उसके पास पहुंच जाता है और वहाँ उसे सलाह देते हुए कहने लगता है कि जिस पावर को आप समन करने की बात कर रहे हो ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो तालिस्मान है ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। हो सकता है कि उस पावर के वेट के नीचे ये पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाए, जिसके चलते आप उस पावर को यूज भी ना कर पाए। बेहतर यही होगा कि आप कोई सिंपल पावर का यूज करें। दो लोगों को समन करने की जगह आप किसी एक पावर पे फोकस कीजिए। अब यहाँ पे वो काफी सारी चीजें बताता है जो सुनकर अंकल सू भी हैरान था और फिर वो पूछने लगता है कि क्या आपको इस माउंटेन के बारे में कुछ पता है। कि रूमर्स का तो यही कहना है कि जो माउंटेन गॉड है और जो अर्थ डे है वो दोनों शायद हमें इसी माउंटेन पे मिल सकते हैं। अब यहाँ पे लियांग इसकी बात पे हंसता है और कोई जवाब नहीं देता कि तभी यहाँ पे बाओ पिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अंकल सू से कहने लगती है कि अभी तक मेरे जूनियर मास्टर अंकल वापस नहीं आए, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं। अब यहाँ पे इसकी बात सुनते साथ ही वो लियांग से कहने लगते हैं कि क्यों ना आप जाके चेक करो, लेकिन लियांग यहाँ पे उन्हें प्रेफर करता है और यहाँ पे उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताता है घाटी के बारे में कि बेचारे यहाँ पे उनकी हालत खराब हो जाती है और कहने लगते हैं कि थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे अंकल सू चैनपिंग की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि चैनपिंग जो कि घने जंगलों के बीच में पहुंच चुका था, लेकिन चलते चलते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसे बड़े बड़े जो पाइथन की स्किन होती है वो यहाँ नजर आती है। यहाँ पे उन्हें छूते साथ ही समझ आता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा खतरा है और ये जो स्किन है ये किसी बहुत बड़े पाइथन की ही होगी, और जिसका मतलब ये है कि हमारे सामने एक अनजान खतरा आस पास मंडरा रहा है। कि तभी हम यहाँ पे अंकल सू को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी जो उनके पास वो डीमन वाली बेल होती है जो कि डिमोनिक और खतरे को भांपते साथ ही यहाँ पे रिंग होने लगती है, वो अचानक से बज उठती है, जिसको सुनते साथ ही दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से तेज आंधी भी चलने लगती है, जिसके चलते सभी लोग पैनिक कर जाते हैं और यहाँ पे आनन फानन में अंकल सू निकालते हैं अपना वही माउंटेन गॉड वाला तलिस्मान और इसको यूज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो लियांग है उसके कहने पर एक ही वर्ड का यूज किया, यानी कि माउंटेन। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हें काफी ज्यादा उम्मीद थी कि भाई यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा और माउंटेन गॉड आगे इनकी जान बचाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो आंधी पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे हम एक छोटे से ओल्ड मैन को देखते हैं। हाँ, काफी ज्यादा ही छोटा है। वो यहाँ अपने स्टिक के जरिए से अंकल सू को बहुत बुरी तरीके से मारता है और कहने लगता है ये सत्यानाश हो तुम लोगों का और साथ ही तुम्हारे उस 18वें जनरेशन के एंसेस्टर का भी। ये कहते साथ ही वो दे दनादन लाठियां बरसाने लगता है और कहता है कि मैं एक अर्थ डाइटी हूँ और मैं कब से न जाने कब से यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ कि भाई मुझे मौका मिले और मैं ग्रेट डेली डायनेस्टी के द्वारा मुझे वाटर गॉड और माउंटेन गॉड का टाइटल मिल जाए, लेकिन तब से इंतजार कर रहा हूँ, कोई समन ही नहीं करता और इतने टाइम बाद फाइनली मुझे तुमने समन किया। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो वापस से उसे मारने जाता है, लेकिन इस बार अंकल सू उसके स्टिक को पकड़ लेते हैं और यहाँ इस एल्डर को वो हवा में उठा देता है और ये सीन काफी ज्यादा फनी था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो एल्डर था उसके मुंह में थूकता है और जिसके चलते यहाँ पे एक फनी सा सीन बन जाता है और अब ये भी इनके साथ शामिल हो जाता है। कि तभी वो जो एल्डर था वो यहाँ पे अंकल सू के पीछे छिपते हुए कहता है कि अगर तुम में दम है ना तो जाकर खुद ही इसका सामना करो, क्योंकि मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जरा भी दम नहीं बचा। ये कहते हुए ये बहुत बुरी तरीके से पैनिक करने लगता है, जो देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब अंकल सू पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशालकाय पाइथन मौजूद था। तो ये ब्लैक कलर का जो पाइथन मौजूद था ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि यहाँ पर इसकी सांस से ही सभी का खून सूख जाता है और यहाँ पे वो जो एल्डर था वो इस हद तक डर जाता है कि भाई वो इशारा करते हुए पाइथन से कहने लगता है कि इन्हें देखो, ये जो लोग है ना नौजवान, इनकी हड्डियों में बड़ा दम है और ये बहुत लजीज है, इन्हें खा लो और मामले को रफा दफा करो। वैसे भी मेरी बूढ़ी हड्डियों में जरा भी जान नहीं बची, मुझे खा के तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका रोना धोना देखते साथ ही जो मिस बाओ है वो कहने लगती है कि आखिर हेवन पागल हो गया है क्या? अगर उसने इस जैसे डरपोक को एक डाइटी का टाइटल दिया है तो मुझे हेवन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, वो तो बिल्कुल अंधा हो चुका है। आखिर ये किस बात का डाइटी जो कि एक बच्चे से भी ज्यादा डरपोक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पाइथन था ये तेजी से इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जो अंकल सू है वो घुमा के एक जोरदार पंच मारते हैं और यहाँ पे सभी का कॉन्फिडेंस उन्हें देखकर थोड़ा सा बढ़ने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो उस पाइथन के ऊपर एक और हमला करने को जाते हैं। यहाँ पे ज़ूलू को ये लग रहा था कि शायद उसका फादर इस पाइथन के अगेंस्ट जीत जाए, लेकिन बेचारे की बात खत्म नहीं हो पाती कि अगले ही पल उसके फादर को इस पाइथन ने अपने पूंछ से ही मसल के रख दिया था। अब यहाँ पे उनकी ये हालत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पाइथन था ये लिटरली सबको छोड़ के सीधा उस डाइटी के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पे इसका खून सूख जाता है और कहने लगता है कि क्या अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे शरीर में जरा सी भी जान नहीं बची है? तुम्हें वो हट्टे कट्टे लजीज नौजवान नजर नहीं आते? क्या तुम उन्हें नहीं खा सकते? और हाँ, तुम चाहे कोई भी पाइथन क्यों ना हो, लेकिन भूलो मत कि मैं एक डाइटी हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर उनकी बात खत्म नहीं हो पाती कि तभी पीछे से हम एक व्हाइट कलर के पाइथन को देखते हैं और जो कि इनके कान के पास आके वो सुर अलापती है कि इसे देखते साथ ही इस डाइटी का ना आधा किलो खून सूख जाता है। वो कहने लगता है कि एक पाइथन कम था कि दूसरी भी आम उठा के आ चुकी है। अब यहाँ पे ये दोनों
दोनों इतनी पावरफुल साउंड वेव्स को रिलीज करते हैं कि जिससे इनके कान के पर्दों में काफी ज्यादा पेन होने लगता है। सभी लोग दर्द के मारे चिल्लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सब कुछ फील करते साथ ही चैनपिंग अपने दोस्तों की तरफ रवाना हो जाता है और वो ब्लैक पाइथन की चढ़ाई करते हुए सीधा जंप करता है व्हाइट पाइथन के बिल्कुल फोरहेड पे और यहाँ अपने उस हथियार को घुसा देता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। यहाँ पे व्हाइट पाइथन को इंजर्ड करते साथ ही चैनपिंग अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर बाकी जो दूसरा पाइथन था वो रास्ता रोकता है, लेकिन उस व्हाइट पाइथन के निशाने पे अब चैनपिंग आ चुका था। वो अपने जबड़े से उसे मसलने की कोशिश करती है, लेकिन चैनपिंग उसके जबड़े को ही टाइटली होल्ड करके खुद की जान बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगले ही पल ये जो पाइथन था ये उसे काफी दूर पटक देता है, जिसके चलते यहाँ आसपास की जमीन हिलने लगती है और तभी चैनपिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस माउंटेन के अंदर ही इन्हें दबा के मार दिया जाए। और तभी यहाँ पे वो जो व्हाइट पाइथन था ये वापस से इसके ऊपर हमला कर देता है। इस दौरान चैनपिंग भागते हुए अपने वेपन को वापस से उठा लेता है और यहाँ पे इन्हें अपने पीछे दौड़ाते हुए काफी दूर ले जाने की कोशिश करता है। और यहाँ इसी भगदड़ के चलते यहाँ का जो पूरा का पूरा इलाका है ये बुरी तरीके से कोलैप्स करने लगता है। अब यहाँ पे चारों तरफ धूल उड़ जाती है, जिसके चलते यहाँ पे दोनों पाइथन्स आपस में ही टकरा जाते हैं। लेकिन तभी वो वापस से चैनपिंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन चैनपिंग इस बार वापस से उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर जंप करते हुए जो दूसरा पाइथन यानी कि वो जो व्हाइट पाइथन था उसके ऊपर वापस से हमला कर देता है। अब यहाँ इतनी जोर का ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जो व्हाइट पाइथन है जब वो जमीन पे गिरती है तो वहाँ की जगह पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है। यहाँ पर एक पास मौजूद चट्टान से ये लिपटने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैनपिंग का इशारा पाते साथ ही जो अंकल सू थे ये यहाँ पे एक जोरदार फिस्ट अटैक उस चट्टान पे दे मारते हैं, जिसके चलते वो चट्टान भी टूट जाती है और अब ये दोनों मुंह के बल जा गिरते हैं। यहाँ पे इसी गहमा गहमी के चलते वो लोग आसपास की जगह को भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिसके चलते ये सब लोग भी अब उस अंडरग्राउंड में गिरने लगते हैं। लेकिन तभी जैसे तैसे करके ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी के चलते यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस बाओ जो है वो चैनपिंग से काफी दूर छटक जाती है। वो यहाँ पे खो चुकी थी। इसी दौरान वो जो ब्लैक पाइथन था वो मैदान में आता है। आते साथ ही वो यहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखते साथ ही अंकल जू भी अपनी फील्डिंग सेट कर लेते हैं। वो यहाँ पे बहुत से फिस्ट अटैक करते हुए उस पाइथन को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल ये जो ब्लैक पाइथन था ये वापस से अपनी पूंछ से इसे उड़ा देता है। अब यहाँ पे ब्लैक पाइथन अपना काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ चैनपिंग के पीछे वो जो व्हाइट पाइथन थी वो हाथ धो के पड़ चुकी थी। लेकिन इस बार चैनपिंग के साथ बाओपिंग थी, क्योंकि वो उसे सेव करना चाहता था और यहाँ से भाग रहा था, पर तभी उसे पता है कि बाओपिंग के साथ भागना मुश्किल है, तो वो ज़ूलू को उसे पास करा देता है। इसी दौरान यहाँ पे ये जो व्हाइट पाइथन थी ये आसपास की स्वॉर्ड्स का यूज करती है, इनसे एक टॉर्नेडो टाइप का बनाकर सीधा चैनपिंग के ऊपर इनसे अटैक करती है, जिसके चलते यहाँ पे चैनपिंग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। यहाँ पे मिस बाओ को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होती है, तो वो उसके करीब जाने लगती है, लेकिन यहाँ पे ज़ूलू उसे थामे रहती है और कहती है कि वहाँ जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं। इस दौरान चैनपिंग कुछ सोचता है, वो पकड़ता है एक तलवार को और तेजी से यहाँ उस सांप की डायरेक्शन में भाग रहा था। यहाँ पे वो सांप भी इसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो हवा में जंप करते हुए सीधा उसके मुंह के पास आकर अपनी स्वॉर्ड को उसके बॉडी में घुसा देता है और उसे काटने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी जो स्केल है ना ये बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, जिसके चलते उसका ये प्लान तो फ्लॉप हो जाता है। पर तभी वो जंप करते हुए इसके जो फोरहेड है उसे वापस से पॉइंट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पाइथन थी ये काफी ज्यादा पैनिक कर जाती है, क्योंकि उसके सर पे कोई सवार है और जैसे ही वो मारना चाहती है तो वो गुस्से के चलते अपना सिर जमीन पे पटकने लगी। लेकिन अभी भी चैनपिंग उसके ऊपर सवार था। यहाँ पे सारा नजारा ये लोग देख रहे थे और यहाँ अपने वेपन को भी चैनपिंग ने इसके फोरहेड पे धसा रखा था, जिसके चलते इसे और ज्यादा पेन होता है और ये दर्द के मारे छटपटाने लगती है। बस कैसे भी करके चैनपिंग को वो आजाद करना चाहती थी, लेकिन चैनपिंग कस के उस वेपन को उसके सिर में घुसाया जाता है और अगले ही पल वो यहाँ इस व्हाइट पाइथन को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और फिर अपने उसी हथियार को बाहर निकालते हुए वो एक चट्टान में से फंसा देता है और खुद की जान भी बचा लेता है। लेकिन वो इमीडिएटली खुद को संभालते हुए जैसे ही ऊपर आता है तो देखता है कि जो यहाँ ब्लैक पाइथन था ना वो अचानक से चैनपिंग को देखकर दूसरी डायरेक्शन जाने लगता है, जैसे कि अब वो यहाँ पे लड़ना नहीं चाहता। यही चीज चैनपिंग को काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है कि यार ये दोनों तो पार्टनर्स हैं, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, तो आखिर दोनों एक दूसरे की मदद करने क्यों नहीं आए? जब मैं उसे मार रहा था तो ये मदद करने क्यों नहीं आया? या फिर रुको, मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ, क्या पता ये लोग हमें मारना ही नहीं चाहते, वरना इनके पास में खत्म करने के न जाने कितने ऑप्शंस थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमें जान से नहीं मारा। अब यहाँ पे चैनपिंग के दिमाग की घंटी दौड़ती है। वो कहने लगता है कि तो इसका मतलब ये है कि इनका शिकार हम नहीं बल्कि ये किसी और के लिए यहाँ पे घात लगाए बैठे हुए हैं, पर वो कौन होगा? कि तभी यहाँ पे हम लियांग को देखते हैं जो कि स्माइल करता है। इसी दौरान हम अंकल जू को देखते हैं, जहाँ पर एक जो पाइथन था वो उसे डिवोर करने को जा रहा था, लेकिन वो भी उसके जबड़े को पकड़ के वहीं पे रुक जाते हैं और यहाँ पीछे से वो जो डाइटी था वो कहने लगता है कि इनसे उलझने की कोशिश मत करो, ये पाइथन तुम्हारी वाइटल एनर्जी के फुल्ली एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ये पलक झपकते ही तुम्हें डिवोर कर जाएगा, क्योंकि बिना तुम्हारी उस वाइटल एनर्जी के एक्टिवेट किए ये तुम्हें कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया, अगर ये तुम्हें कच्चा चबा भी क्यों ना
जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन था यानी कि वो जो डाइटी था वो यहाँ पे अपने स्टिक के सहारे बेचारा खुद लटका हुआ था, लेकिन इन्हें यहाँ पे वो ज्ञान दिया जा रहा था। अंकल जो कहने लगते हैं कि ऐसा तो फिर हम बिना लड़े ही मारे जाएंगे, इससे अच्छा नहीं कि हम लोग पूरी जी जान के साथ इनसे फाइट करें और फिर देखें कि आखिर क्या होता है, क्योंकि मैं तो ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। कहते हुए वो सीधा टर्न करते हुए वापस से इस पाइथन के ऊपर एक जोरदार फिस्ट अटैक मारता है, लेकिन इस पाइथन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो वापस से उस पे टूट पड़ता है। अब यहाँ इनकी फाइट देखकर यहाँ पे वो डाइटी कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये पाइथन न सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, बीते 100 सालों से ये 5th रियलम के जो कल्टीवेटर्स हैं उन्हें डिवोर करता हुआ आ रहा है और अब तक तो ये 2 या 3 आर्ट्स को मास्टर भी कर चुका होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पाइथन था ये अंकल जू पे भारी पड़ रहा था और वो चारों तरफ से उन्हें घेर लेता है। इस दौरान हम देखते हैं कि ये जो डाइटी था ये जमीन पे जा गिरता है कि तभी यहाँ पर अपने फादर को मुश्किल में देखकर ज़ूलू को काफी फिक्र होती है, लेकिन ये जो डाइटी था वो यहाँ उससे कहने लगता है कि जल्दी करो और उस तालिस्मान के ऊपर जाके खड़ी हो जाओ, जिसके बाद मैं इस समनिंग बाइंडिंग से पूरी तरीके से फ्री हो जाऊंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, जिसके बाद शायद मैं तुम्हारी हेल्प भी कर पाऊंगा। अब यहाँ पे ज़ूलू कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अपने फादर की ये हालत देखकर वो बिना कुछ सोचे समझे उस तालिस्मान को लेने के लिए रवाना हो जाती है जो कि उस चट्टान के ऊपर था। अब यहाँ पे उसे जाता हुआ देखकर चेनबिंग कहने लगता है कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये बीस्ट और वो तालिस्मान आपस में कनेक्टेड हो, क्योंकि दोनों में से कोई भी बीस्ट तुम्हें ये काम करने से रोक नहीं रहा, जिसका मतलब ये है कि ये बीस्ट चाहते हैं कि तुम उस तालिस्मान के ऊपर जाके खड़ी हो जाओ और उसे एक्टिवेट करो। जरा अपना दिमाग लगाओ और सोचो। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी का दोस्त कहने लगता है कि तुम ये बात करे तो फिर ये बताओ कि आखिर मिस्टर लियांग कहाँ है, आखिर वो हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आए। चेनपिंग के पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। यहाँ पे ज़ूलू सीधा दौड़ती हुई जाती है और कहती है कि मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मुझे बस मेरे फादर को बचाना है। जिसके बाद वो उस तालिस्मान के ऊपर पैर रखती है और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीन कलर की वाइन से निकलने लगती है और जो कि तेजी से जमीन पे फैलती है। ये देखकर वो जो डाइटी था वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि वैसे तुम लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। बेचारी लड़की जो कि अपने फादर को बचाना चाहती है, मैं तुम्हारी डेस्परेशन को समझ सकता हूँ। अब यहाँ पे वो अपने स्टिक को जैसे ही जमीन पे लैंड करता है अचानक से यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लावर ब्लूम होता है, जिसके अंदर से एक काफी तगड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर ये ओल्ड मैन था ये पूरी तरीके से यंग मैन में बदल जाता है और वो यहाँ पे आते साथ ही अपना असली रंग दिखा देता है और कहने लगता है कि हमारे बीच जो डील हुई थी मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो जो हेड पहना हुआ बंदा है उससे निपटूंगा और रही बात इन बेवकूफों की तो इनके साथ तुम्हें जो मर्जी करना है तुम करो। यहाँ पे ज़ूलू चिल्लाते हुए कहती है कि धोखेबाज तुम एक नंबर के झूठे हो, जिसपे यहाँ पे वो जो डाइटी था वो जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि ये सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ है तो तुम्हारे फादर के उस वर्ड की जगह, क्योंकि अगर उसने तालिस्मान में तब माउंटेन वर्ड का यूज ना किया होता तो मुझे मेरा जो अर्थ डाइटी का टाइटल है वो मैं कभी भी उसे सिक्योर नहीं कर पाता, लेकिन तुम्हारे फादर की वजह से उसने जब वो माउंटेन गॉड का नाम लिया तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया। ये काम अगर वो पहले कर देता तो मुझे ग्रेट लेक की सील पावर का यूज भी नहीं करना पड़ता, मैं न जाने कब का किंदू माउंटेन का माउंटेन गॉड बन चुका होता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लीजू से एक जोरदार पंच मारती है, लेकिन वो उसके बॉडी के आर पार हो जाती है, जिसके बाद वो उसे धक्का दे देता है और कहने लगता है कि ये लियांग कहाँ है, क्योंकि मुझे उसे सबक सिखाना है। न सिर्फ उसने माउंटेन गॉड के आगे रिस्पेक्ट नहीं दिया बल्कि उसने मेरी कुर्सी पे भी बैठने की कोशिश की और जब वो मुझे यहाँ पे समन किया जा रहा था तो उसने तब भी इंटरफेयर किया। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो अपने स्टिक को जमीन पे मारता है और कहने लगता है कि बाहर निकलो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कि तभी यहाँ पे पीछे से बैम्बू स्टिक इसके आर पार हो जाती है और लियांग यहाँ पे आ चुका था, जिसे देखकर इसके होश उड़ जाते हैं और फिर वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि यार तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, बताओ आखिर तुम्हें मुझसे मिलने की इतनी ज्यादा तड़प क्यों हो रही थी। हाँ, ये कहते साथ ही वो अपने बैम्बू स्टिक को उसके पीठ से निकाल लेता है और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा जमीन पे जा गिरता है और यहाँ पे ये देखकर सभी तंग रह जाते हैं। कि तभी लियांग उसके करीब जाता है और यहाँ पे वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे मेरे इस रूडनेस के लिए प्लीज माफ कर देना और लगता है कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सी कमी रह गई है। जिस पे लियांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बहुत सी नहीं, तुम्हारी जो कोऑर्डिनेशन थे ना बिल्कुल फ्लॉलेस था, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद आया। कि तभी हम देखते हैं कि दोनों पाइथन यहाँ पे लियांग की तरफ टूट पड़ते हैं, लेकिन वो अपनी एक उंगली दिखाकर कहता है कि मैंने कहा कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। ये कहना ही था कि तभी उन दोनों पाइथन पे बहुत ज्यादा सोल प्रेशर पड़ने लगता है। वो दोनों वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं और अगले ही पल उन दोनों का काम वो तमाम कर देता है और फिर उनमें से एक के ऊपर जाके लेट जाता है, कहने लगता है कि देखा मैंने कहा था ना कि मेरे जवासी के किस्से सारे के सारे सच हैं, देखो मैंने अकेले ही इन दोनों को हैंडल कर लिया। यहाँ पे शीश से कहने लगता है कि लियांग आखिर तुम कहाँ रह गए थे, क्या तुम्हें एहसास नहीं कि अगर तुम्हें थोड़ी भी देर हो जाती तो हमारा क्या होता। अब यहाँ पे लियांग उस पर भड़कने वाला था कि तभी वो देखता है कि शी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो उसे टाइटली होल्ड करता है और छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू कर देता है। इस दौरान जब मिस बाओ चेनपिंग को देखती है तो उसके हाथ बुरी तरीके से कांप रहे थे और तभी वो उससे पूछती है कि लिटिल मास्टर अंकल क्या आप ठीक हो। चेनपिंग हाँ में जवाब देता है और फिर वो उससे जाकर हक करने
करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो अंकल जू थे वो लियांग का शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से हम रेड कैंडल टाउन तक पहुंच चुके हैं, चिंता मत करो, मैं इस फेवर का बदला तुम्हें एक बढ़िया सी वाइन पिला के दूंगा। जिस पे लियांग उससे कहने लगता है कि देखो इतना ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ कहना चाहते हो तो यहाँ पर सबके सामने बोलो मत, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कि तभी यहाँ पे इनकी नजर जाती है कि वो जो बंदा था वो यहाँ से एस्केप कर रहा है। अब यहाँ पे देखते साथ ही लियांग बिल्कुल उसके सामने पहुंच जाता है और वो उसे इशारे के साथ कहता है कि ना मुन्ना ना, मेरे रहते तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब वो डर के मारे पीछे की तरफ जाने लगता है कि तभी यहाँ पे ज़ूलू कहने लगती है कि उसे जान से मार दो। लियांग उसकी तरफ देखकर कहने लगता है कि भला मैं ऐसे जान से क्यों मारूं, क्योंकि इसने तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। ज़ूलू बताने लगती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, इसने ही इन दोनों बीस्ट को हमारे पीछे छोड़ दिया, ये हमें ऑलमोस्ट खाने वाले थे और यही इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। अब यहाँ पे दोनों पाइथन्स वापस से खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पे लियांग उनमें से एक के ऊपर सवार हो जाता है और उसके करीब जाकर कहने लगता है कि तुम्हारा ये जो टोन है ना, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि तुम मेरी मंगेतर हो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो मैच्योर लेडीज में ज्यादा है। ये कहते साथ ही वो उसे टीज करने लगता है, जो देखकर ज़ूलू और ज्यादा भड़क जाती है। अब यहाँ पे ज़ूलू का फादर कहता है कि ज़ूलू इतना ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो यहाँ पे लियांग से कहने लगता है कि मेरी बेटी की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। जिस पे वो कहने लगता है कि नहीं नहीं चलता है, वैसे भी मुझे किसी ने कहा था कि लोगों को माफ करो, इससे जिंदगी आसान बनेगी, और रही बात इसकी तो मैं भी इसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन हाँ क्योंकि तुम एक सो कॉल्ड माउंटेन स्पिरिट हो तो मुझे भी बदले में तुमसे कुछ चाहिए, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। जो सुनकर यहाँ पे वो बंदा भी स्माइल करता है और हम देखते हैं कि अगले ही पल ये सभी लोग एक बड़े से जायंट टर्टल के ऊपर सवार थे और ये लोग अपने सफर की शुरुआत कर देते हैं। शी कहने लगता है कि मैं आज से पहले कभी भी इतने बड़े जायंट टर्टल पे सवार नहीं हुआ। लियांग मानना पड़ेगा, पहली बार तुमने कोई ढंग का काम किया है। ये कहते साथ ही वो वहाँ पे सो जाता है और कहता है कि काश मेरे पास भी इसकी जैसी एबिलिटीज होती, फिर तो मैं भी धूम मचाता। जिस पे डोंग कहता है कि क्या तुम उसकी जैसी मेहनत कर सकते हो, जिस पे वो पहले तो हाँ में जवाब देता है, फिर उठ के बैठ जाता है, कहने लगता है कि नहीं शायद मैं इसकी जितनी मेहनत नहीं कर सकता। जिस पे डोंग कहता है कि फिर तो तुम्हें किताबों में ध्यान लगाना चाहिए। जिस पर शी अपनी आर्थिक स्थिति का बताकर कहने लगता है कि मेरी मदर ने एक बार कहा था कि जब कोई आर्ग्यूमेंट में सबसे ज्यादा तेज बोले ना वही सही माना जाता है। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है, मेरा फादर यूजलेस है और मेरी बहन वो तो काफी ज्यादा काइंड है, और एक ना एक दिन उसकी शादी हो जाएगी, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। मुझे फिक्र तो बस मेरी माँ की है कि जब वो बूढ़ी होगी तो तब मैं क्या करूंगा, फिर तो मैं शायद उससे आर्ग्यू भी नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही वो तभी ठान लेता है और कहता है कि अब से मैंने सोच लिया है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, बिल्कुल लियांग की तरह। और फिर वो उसे पकड़ते हुए कहने लगता है कि बताओ अब तुम दूसरा नेक्स्ट मूव क्या करने वाले हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी एबिलिटीज देखनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।